हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। सीटेट 2025 के लिए जुलाई वाला पेपर तो आपका नहीं हो पाया होपफुली, बट दिसंबर वाला पेपर जो है वो होना ही है। ठीक है, अभी तक तो श्योर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी नहीं होगा। ठीक है, साल में 2 सीटेट होते हैं आपके, जुलाई में होता था और दिसंबर में। जुलाई वाला तो नहीं हो पाया, बट आई होप कि जो दिसंबर वाला पेपर है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि सी टेट में के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ना। हमारे जो सी टेट है ना उसके 4 लेवल पे होने की बात हो रही है। अभी तो नहीं होंगे, 2027 के बाद ही होंगे 4 लेवल पे सी टेट हुआ करेगा। तो अभी तक तो 2 लेवल पे ही होगा। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अभी 2 लेवल पे ही चल रहा है, जैसा चलता आ रहा है प्राइमरी के लिए लेवल 1 और जो 6 to 8 के लिए है वो लेवल 2, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको जो अपनी तैयारी है वो करते रहना है और जैसे आपको मौका मिले आपको सी टेट ग्रैब कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे से आगे जो है ना थोड़ा सा लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए, हम आज डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 2। इससे पहले मॉक टेस्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था और आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप नए जुड़े हैं तो बता दूं, हमारा जो है साइंस की सीरीज़ चल रही है ना उसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अराउंड 14 to 15 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे टॉपिक हुए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे PYQs भी हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम एक वीडियो में हमारा जो है थ्योरी होती है, नेक्स्ट वीडियो में उसी थ्योरी से उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे PYQs होते हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर आए होते हैं 2012 to 2024, वो सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक में मतलब दो, जैसे कोई भी टॉपिक है हमारा, जैसे इस जो प्रीवियस वीडियो में हमने सेल चैप्टर डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो एक वीडियो में हमने सेल की थ्योरी डिस्कस की थी, नेक्स्ट वीडियो में हमने उसके PYQs डिस्कस किए थे। तो हमारी सीरीज़ इसी तरह चलती है। और नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम चैप्टर कर लेंगे, बट पहले हम लाइट वाला चैप्टर कर लेते हैं। उससे भी काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। पहले लाइट वाला करते हैं, लाइट के बाद फिर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर लेंगे। और बीच बीच में हम मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे। जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसी सिलेबस से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। मतलब जितने हमारे टॉपिक हो चुके हैं ना उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, जो टॉपिक हमने नहीं किया है उसके क्वेश्चन अभी नहीं लगाऊंगी। जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसी से क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो साथ साथ चलती रहे। ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का आप भूलते जा रहे हो। तो इसलिए आपका रिविजन भी होता रहेगा। तो हम जो है ना साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे। बीच बीच में हमारी सीरीज़ तो चलती ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर लाइट लेने वाले हैं हम, और मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाते रहेंगे ताकि आपका जो रिवीजन चलता रहे, आप कुछ भूल ना जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, और ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये PDF है, ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। पिछले मॉक टेस्ट में भी हमने 10 क्वेश्चन ही लगाए थे। सभी मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन लेकर ही चलेंगे। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी अच्छे से। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बताएंगे इसका ऑप्शन ये है, और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिए। और आपको ये भी पता चलेगा, देखो किस तरह का लेवल अब पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है अपना आंसर पहले ही टिक कर लीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा था। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसी प्लांट के पार्ट से हम जो नया प्लांट लगा रहे हैं, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, किसी भी पार्ट से हम नए प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही हम दूसरा प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो ए इज अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टेम और a young branch of a plant is pulled and buried in moist soil such that the branch is still attached to the parent plant। मतलब एक कोई ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं हम स्टेम को, किसी प्लांट की स्टेम को हम क्या करते हैं सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, सच दैट द ब्रांच इज स्टिल अटैच टू। मतलब इस तरह से कोई प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से कोई प्लांट है, तो हम क्या करेंगे ना, इसके एक ब्रांच को सॉइल के अंदर बरी कर देंगे। यहाँ सॉइल है, इस सॉइल के अंदर डाल देंगे इसके एक पार्ट को।
तो थोड़े दिनों बाद देखोगे कि यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये वाली जो टेक्निक है इसका नाम क्या है। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप इन द वरीड प्लांट एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। रूट्स आ जाते हैं और ये न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। वो न्यू प्लांट का नाम बताना है। बी डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट यूजुअली ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक। मतलब ये टेक्निक कौन सी है और इस टेक्निक के थ्रू कौन सा प्लांट जो है ग्रो करवाया जाता है उसका एक एग्जाम्पल बताना है आपको, ठीक है। ओके तो ये जो टेक्निक है इसका नाम है लेयरिंग। हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में टेक्निक्स पढ़ी थी ना, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। तो लेयरिंग ही इस टेक्निक का नाम है। और लेयरिंग के थ्रू कौन से प्लांट को हम ग्रो करवा सकते हैं? जैस्मीन के प्लांट्स को। तो देखिए लेयरिंग और जैस्मीन ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिटेल में आपको देखना होगा क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाली वीडियो हमने की हुई है, तो आप वहाँ जाके ये चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज self-pollination. Statement 1 is self-pollination can takes place only in bisexual flowers. Statement 2 is cross-pollination can takes place only in unisexual flower. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि self-pollination और cross-pollination होता क्या है। उसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पहले आप ये समझिए। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। यहाँ बताती हूँ। जो मेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। मेल पार्ट का नाम है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ये भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। एंथर एंड फिलामेंट। जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। उसका नाम होता है पिस्टिल। और पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये तो आपको पता है, ओवरी डेवलप होके मैच्योर होके फ्रूट बनाती है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पिस्टिल इज फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है ना, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट में कहाँ होते हैं पोलन ग्रेन्स? एंथर में। एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये ट्रांसफ़र होंगे एंथर से स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा से पे। अब ये किसी भी मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हो सकता है इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है विंड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं कौन से पार्ट में होते हैं? मेल के एंथर पार्ट में। और ये पोलन ग्रेन्स मेल से फीमेल पार्ट में जाते हैं। फीमेल पार्ट के कौन से पार्ट में जाते हैं? स्टिग्मा में, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन समझ आ गया क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल पार्ट कौन सा? एंथर। फीमेल पार्ट कहाँ? स्टिग्मा पे। इतना आपको समझ आ गया। अब पॉलिनेशन 2 टाइप्स की होती है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है ना, जो पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रही है, वो सेम फ्लावर पे हो रही है, ठीक है। ये कोई फ्लावर है, ये कोई प्लांट है, इसमें जो फ्लावर लगे हुए हैं सेम इसी पे ही, सेम इसी इंडिविजुअल प्लांट पे पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? यहाँ बता दूँ, क्रॉस पॉलिनेशन 2 प्लांट्स हैं, सेम फ्लावर, मतलब सेम, जैसे मान लीजिए हिबिस्कस हैं दोनों ही, तो सेम प्लांट के जो 2 प्लांट हैं अलग अलग, यहाँ से
यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे प्लांट, दूसरा मतलब प्लांट तो सेम ही रहेगा, तो हिबिस्कस का ही चाइना रोज़ के ही दोनों प्लांट हैं, बट दूसरे अनदर प्लांट अनदर फ्लावर से, इस प्लांट के फ्लावर से इस प्लांट के फ्लावर पे जब पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने खुद के प्लांट से जब पॉलिनेशन हो रही है, खुद के ही फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रही है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब प्लांट तो सेम रहेगा बट इसी फ्लावर के इसके मेल पार्ट से इसके फीमेल पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि ये रोज़ का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर जो है दोनों के अलग अलग हैं, मतलब इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको पॉलिनेशन समझ आई होगी। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? जब प्लांट के अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बट फ्लावर जो है, प्लांट जो है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि रोज़ से चाइना रोज़ में जा रहा है या रोज़ से मैरीगोल्ड में जा रहा है, ऐसा नहीं है, प्लांट सेम रहेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी। अब यहाँ दूसरी टर्म दी हुई है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, जैसे मान लीजिए, इसको इरेज करती हूँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक फ्लावर है, यहाँ बनाती हूँ। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिफरेंस समझिए अब। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है ना, कोई एक फ्लावर है, मतलब कोई एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो इसमें जो फ्लावर लगे हैं, या तो इस पे मेल फ्लावर आएंगे या इस पे फीमेल फ्लावर आएंगे। मान लीजिए मेल प्लांट जो है उसका, मेल फ्लावर जो है उसका प्लांट अलग है, फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग है। ठीक है, तो मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहाँ मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। ओके, तो इतना समझ आ गया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही प्लांट पे एक ही सेक्स के फ्लावर होंगी, या मेल होगा या फीमेल होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब दोनों ही सेक्स के प्लांट्स अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, मेल फ्लावर अलग आ रहे, फीमेल फ्लावर अलग आ रहे, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे पपाया जो है ना, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, इसके दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग लगते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी क्या होता है ना, जो कॉर्न है और कुकुम्बर है, इनके में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल भी था, टू पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस एंड सेकेंड इज डायोशियस। ब्लैंक पेज ले लिया करूँगी, है ना, समझाने के लिए, थोड़ा सा होच पोच हो जाता है यहाँ पे। मोनोशियस, डायोशियस, ये यूनिसेक्सुअल के ही पार्ट है। मोनोशियस में क्या होता है, मेल पार्ट अलग, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर होगा, मतलब मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होंगी, उनको हम कहेंगे मोनोशियस। डायोशियस में जैसे पपाया इज डायोशियस, इसके मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल अलग होगा। बट अगर हम बात करें डायोशियस की, तो डायोशियस में क्या होता है, मान लीजिए कॉर्न का प्लांट है, तो इसी में ना मेल प्लांट सेम होगा बट फ्लावर अलग अलग आएंगे। मान लीजिए ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, प्लांट सेम है, प्लांट तो सेम रह रहा है, बट मेल और फीमेल फ्लावर एक ही सिंगल प्लांट पे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं बट एक ही प्लांट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायोशियस। और मोनोशियस में क्या था, मेल प्लांट अलग था, फीमेल अलग था। डायोशियस में था क्या था, फ्लावर तो अलग अलग है, मेल और फीमेल फ्लावर, बट एक ही प्लांट पे, दैट इज कॉल्ड डायोशियस। आई होप ये समझ आया होगा आपको डायोशियस। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जैसे चाइना रोज़, जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं। हिबिस्कस का प्लांट अगर आपने फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस के फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक साथ होते हैं। ठीक है, पिस्टिल भी यहीं प्रेजेंट होगा इस फ्लावर पे, और स्टेमन भी इसी फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों ही जो सेक्स हैं, दोनों ही सेक्स सेल्स हैं, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल अगेन टू टाइप्स का है, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मतलब एक ही, मोनोशियस मतलब दोनों प्लांट अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, फॉर एग्जाम्पल पपाया। डायोशियस में क्या है, प्लांट एक है बट मेल और फीमेल
फ्लावर जो है दोनों अलग लगा रहे हैं, एक ही प्लांट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइशियस। फॉर एग्जांपल कॉर्न एंड कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर पे दोनों ही पार्ट हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे आ रहे हैं, पिस्टिल भी उसी फ्लावर में, स्टेमन भी उसी फ्लावर में, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और उसका एक एग्जांपल है हिबिस्कस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चाइना रोज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हो गया एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट ये इरेज कर लो बस। स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज आस्किंग सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। की जो सेल्फ पॉलिनेशन होगी ना वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर पे ही होगी। बाइसेक्सुअल अभी बताया कि एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट हैं, मेल भी और फीमेल भी, मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे हैं। तो ये कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगी, ठीक है। चलिए ये तो ट्रू है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। की जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल में ही होगी। ऐसा नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल में भी हो सकती है। मान लीजिए ये एक चाइना रोज का प्लांट है और ये दूसरा चाइना रोज का प्लांट है जिसमें मेल फीमेल है, ये दूसरा चाइना रोज का प्लांट है। तो जरूरी तो नहीं है ना, ये प्लांट 1 है ये प्लांट 2 है, जरूरी तो नहीं है कि पॉलिनेशन इसी पे ही हो, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे इसी के एंथर जाएं, इसके भी तो आ सकते हैं ना। क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ा था ना हमने कि दूसरे प्लांट के मतलब दूसरा ये प्लांट है, इसका फ्लावर है, इसके फ्लावर के दोनों ही चाइना रोज है ना, इसके फ्लावर के मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस पे भी तो आ सकते हैं, उसी को हम कह रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कि सिर्फ यूनिसेक्सुअल पे ही होती है। ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। यूनिसेक्सुअल तो हमें पता है कि एक ही यूनिसेक्सुअल में मान लीजिए इस पे मेल प्लांट है, मेल फ्लावर है, इस पे फीमेल फ्लावर है, तो इस पे तो होगी ही होगी, बट इसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन ऑफ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो S1 है दैट इज ट्रू बट S2 जो है दैट इज फॉल्स, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लास होगी उसमें फिर से हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एडिशन एंड हाई परकोलेशन रेट। अच्छा चलिए स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं, हमारे 3 तरह की सॉइल होती है हमारी, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, ठीक है। 3 तरह की सॉइल होती है और ये सॉइल से कुछ टॉपिक तो ऐसे ना, इनके क्वेश्चन आपको हर पेपर में हर जगह पे देखने, जितने में मॉक टेस्ट लगाए उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूछे ही इतने वास्ट जाते हैं ये क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, बेशक थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा बट टॉपिक सेम रहेगा। हाँ उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट टॉपिक तो सेम रहेंगे। अब सॉइल जो है 3 तरह की है, सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल में प्रीवियस जब हमने मॉक टेस्ट 1 किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, बिगर इन साइज, और उनके बीच में एयर गैप काफ़ी होता है। क्ले सॉइल जो है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एंड इसके बीच में काफ़ी कम एयर गैप होता है, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लोमी सॉइल क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले सॉइल। तो इसमें बड़े पार्टिकल्स भी होंगे और छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। ये जो है मिक्सचर है सैंडी और लोमी सॉइल, क्ले सॉइल का, तो इसमें दोनों ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, बड़े भी और छोटे भी, ठीक है। अब जो सैंडी सॉइल है ना, ये जो है जैसे इसमें पानी डालेंगे वाटर एब्जॉर्व नहीं होगा, वाटर जो है बह जाएगा, इसकी परकोलेशन रेट काफ़ी हाई होती है, ठीक है। पानी बह जाएगा, पानी के बहने को ही हम परकोलेशन रेट कह रहे हैं, पानी के बहने को ही हम क्या कह रहे हैं, परकोलेशन। पानी जो है बह जाएगा, रुकेगा नहीं इसमें। क्ले सॉइल में जैसे ही वाटर डालेंगे ये पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, और लोमी सॉइल जो है कुछ वाटर एब्जॉर्व करेगा, कुछ इसमें से बह जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये समझ आ गया आपको सैंडी, क्ले और लोमी सॉइल में डिफरेंस। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब सबसे कम वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी किसकी होगी? सैंडी सॉइल की, ठीक है। गुड एरेशन भी किसकी होगी? सैंडी सॉइल की। काफ़ी गुड एरेशन है ना, एयर गैप काफ़ी ज़्यादा है। एंड हाई परकोलेशन रेट किसका होगा? ये भी सैंडी सॉइल का ही होगा। तो पढ़ने में तो यही लग रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दैट इज ट्रू, क्योंकि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की है। गुड एरेशन भी सैंडी सॉइल में है। हाई परकोलेशन रेट भी है। हाई परकुलेशन मतलब पानी एकदम से, जैसे आप पानी डालोगे पानी बह जाएगा, पानी के बहने को परकुलेशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दैट इज ट्रू। फिर भी बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? सैंड की। हैज़ पुअर एरेशन तो नहीं है, काफ़ी गुड एरेशन है, काफ़ी अच्छा गैप है, एयर अच्छे से क्रॉस हो सकती है। हाई परकुलेशन रेट, बाकी तो सब ठीक है बट पुअर एरेशन नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगेन सैंडी सॉइल की है। गुड एरेशन होता है बट लो परकुलेशन रेट नहीं है, क्योंकि पानी तो एकदम से बह जाता है ना, दिस इज नॉट ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट इज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें सैंडी सॉइल की ही बात हो रही है। हैज़ पुअर एरेशन नहीं है, सैंडी सॉइल में गुड एरेशन होता है और हाई परकुलेशन रेट होता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको आपका आंसर मिल गया तो बाकी आप स्किप करके आगे पढ़ेंगे। मुझे तो आपको समझाना है, दैट्स वाई मैं सारी स्टेटमेंट्स रीड करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है दैट इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो बच्चों। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंत सवर्ण दर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, नाराज नहीं होना हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने कि मैम तो इंग्लिश वाले पे ही टिक करिए, बोल तो मैं हिंदी में ही रही ना, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस प्रेजेंट होता है। बाइल जूस आपको पता है डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस क्या करता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड सिक्रीट कौन करता है इसको? लीवर जो है इसको सिक्रीट करता है। लीवर सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। सिक्रीट कौन करता है? लीवर, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। बाइल जूस फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लिसरॉल, ओके। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ए इज इट मेक्स द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। जो स्टमक से खाना आता है, स्टमक से जो फूड आता है ना वो हाईली एसिडिक होता है, तो उसको बेसिक कर देता है। सो दिस इज ट्रू। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्लिसरॉल में। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड राइट ऑप्शन इज ए एंड बी। फोर्थ जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। असर्शन इज आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज कम्पेयर टू वेन्स। कि जो आर्टरीज है उसकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंस पता होगा। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब द ब्लड विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो असर्शन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है कि आर्टरीज जो है थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, थिक होती है, काफ़ी इलास्टिसिटी होती है वॉल्स में एज कम्पेयर टू वेन्स। सो दिस इज ट्रू। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट दिस इज ट्रू। जो हमारी आर्टरीज है ना थिक वॉल की होती हैं, थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज है ना वो ब्लड कैरी करके लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड सप्लाई करना होता है, तो वो जो ब्लड है हाई प्रेशर में जाता है और हमारे सभी सेल्स में, टिश्यूज़ में हमें वो ब्लड मिल जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिल जाती है। क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेके ही जा रहा है ना, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, फूड पार्टिकल्स लेके जा रहा है।
तो जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाएंगी, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा काफ़ी हाई प्रेशर में होगा। दैट्स वाई इसकी जो वॉल्स होती हैं काफ़ी थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। बट अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसकी जो वॉल है वो थिन होती है और ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, ठीक है। इसकी वॉल थिक और इलास्टिक ही होती है बिकॉज ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जा रहा है टू द बॉडी पार्ट्स। रीज़न दिया है, द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरी इज़ लो एज़ कम्पेयर टू वेन्स, कि जो प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो है आर्टरीज़ में वो लो है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। जी नहीं, जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज़ में वो काफ़ी हाई प्रेशर में करता है, लो प्रेशर में नहीं करता। सो रीजन जो है दैट इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, असर्शन जो है राइट है, असर्शन इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। असर्शन तो सही है, बट जो इसका रीज़न दिया हुआ है कि ब्लड जो है लो प्रेशर में फ्लो करता है, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में करता है आर्टरीज में एज कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द बॉइंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड एक्ट्स इन, की जो बॉइंट फोर्स है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसमें कोई हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज करें, डिप कर रहे हैं पानी में, तो इस पे इसके ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। तो हमें पता है जो बॉइंट फोर्स लगती है ना वो ऊपर की तरफ लगती है, किस तरह से ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगती है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। सो द बॉइंट फोर्स एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट ऑप्शन है, ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। तभी आपने देखा है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज करोगे, हाथ से ऐसे कप के अंदर या बकेट के अंदर डिप करोगे तो यहाँ से पानी फ्लो के बाहर आ जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रही है, जिसे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion is, it is recommended that acid should not be added to the water for diluting the acid and not vice versa, कि ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को एसिड शुड बी एडिड टू द वाटर। अच्छा, एसिड जो है उसको पानी में ऐड करना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं ऐड करना चाहिए। मतलब मान लीजिए हमारे पास एसिड है और आपने ऊपर से डाल दिया पानी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे पास वाटर है और हमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड को इसमें डालना चाहिए। ये प्रोसेस सही है, ये प्रोसेस सही नहीं है। वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। यही कह रहा है कि इट इज़ रिकमेंडेड द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालना चाहिए एंड नॉट वाइस वर्सा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वाटर को हम एसिड में डाल रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए वो बताती हूँ। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसमें रीज़न दिया है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एसिड की डाइल्यूशन है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है इसमें, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब इसको समझ लीजिए ऐसा क्यों नहीं करते हो, मतलब वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालते, एसिड को वाटर में क्यों डालना चाहिए। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ये एसिड है, ज़्यादा अमाउंट में एसिड है ना, आपने ऊपर से पानी डाल दिया, जैसे ही आप वाटर डालोगे ना तो क्या करोगे, ये क्या है एक्सोथर्मी, इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट की वजह से जैसे ही आपने पानी डाला ना, ये पानी जो है ये पानी जैसे ही आप डालोगे एसिड में तो क्या होगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे एकदम से, और वेपर्स बनने के बाद इसमें से हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम से पानी डाला, एकदम से वेपर्स बने, हीट रिलीज हुई और ये पानी जो है स्प्लैश करके एसिड जो स्प्लैश करके बाहर आके गिर जाएगा, तो आपके ऊपर गिर जाएगा, आप जलने का डर रहेगा, ठीक है। इसलिए हम वाटर को एसिड में नहीं डालते, एसिड को ड्रॉप वाटर में डालते हैं, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है और जैसे ही हम एसिड को इसमें ड्रॉप डालेंगे ना, वाटर जो है इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं। जैसे ही आप वाटर को एसिड में डाल दोगे ना तो एकदम से वेपराइज हो जाएगा ये, और जो वाटर है ये एसिड जो है एकदम से बाहर आ जाएगा, हीट रिलीज होगी और इसमें ये बाहर स्प्लैश कर जाएगा, और इससे क्या होगा, जो भी पर्सन होगा उसकी इंजरी हो सकती है, वो जल सकता है। इसलिए हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए, क्योंकि एसिड जो है कम अमाउंट में डालेंगे, वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा, एसिड को एब्जॉर्व कर लेगा और उसकी वजह से जो है स्प्लैशिंग नहीं होगी और इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो असर्शन है, दिस इज़ ट्रू कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीज़न जो है वो भी सही है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक लिखा है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है।
सो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे हो चुके हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड। टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर है, थ्योरी आपको समझ आ चुकी है, तो क्वेश्चन फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट उसके लिए आपको जो बेसिक है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। असर्शन क्या है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स, की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना एक्वेटिक एनिमल्स की, वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना उनकी जो ब्रीदिंग है वो स्लो नहीं होती, फास्ट होती है, फास्ट ब्रीथ करते हैं वो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वाटर में रह रहे हैं ना, तो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, वाटर में मतलब ऑक्सीजन जो है वाटर में डिज़ोल्व है, तो इन एनिमल्स को जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर में तो काफ़ी 21% अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है एयर में प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए फास्ट ऑक्सीजन लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होती है, स्लो नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा रीज़न दिया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। रेट ऑफ ब्रीदिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, अगर लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो तो फैसिलिटेट करेगा ना उनको, वो अफेक्ट नहीं करेगा। और ये तो अच्छा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती वाटर में, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है वाटर में, और अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, फास्ट ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 आइडेंटिकल होल्स are punched at different level height in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the holes? अच्छा, 3 identical holes are punched at different level. हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉटल है, ठीक है। बॉटल भी थोड़ी सी टेढ़ी बनी है। अब इसमें क्या किया, बॉटल में 3 होल किए अलग अलग लेवल पे, ए बी सी, इनको नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो अब ये पूछ रहा है द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, इसमें पानी फिल्ड है, बॉटल में पानी भरा हुआ है और इसमें हमने 3 होल कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। वाटर के फ्लो के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि कौन से होल से जो वाटर है वो ज़्यादा फ्लो करेगा या दूर तक जाएगा, ठीक है, और कौन से होल से पानी कम डिस्टेंस तय करेगा, ये बताना है। कौन से होल से पानी जो है ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, कौन से होल से पानी जब निकलेगा तो कम डिस्टेंस तय करेगा। देखो क्या होता है ना, जनरली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रेशर। प्रेशर चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रेशर में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी ना, प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, प्रेशर ये देखो इस तरह से प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इसका भार भी संभालना है, इसका भार भी संभालना है, बी को ए का भार संभालना है, सी को दोनों का ही भार संभालना है। इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, सी के ऊपर, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही हम होल करेंगे ना तो सी से जो पानी आएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे है ना उस पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर की वजह से जो वाटर है ये ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तय करेगा। बी जो है थोड़ा कम डिस्टेंस तय करेगा और ए जो है इससे भी कम डिस्टेंस तय करेगा। जो सी होल है उससे जो पानी है काफ़ी दूर तक जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, हर बार घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपको कि 3 होल दिए हैं, तीनों होल में से कौन से होल का पानी जो है दूर तक जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो पानी है दूर तक जाएगा, उससे कम बी का, उससे कम ए का, क्योंकि सी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। जिसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है उसके प्रेशर ज़्यादा है तो उसका जो पानी है काफ़ी दूर तक डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी प्रेशर भी इंक्रीज करेगा।
अच्छा, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। EABCDEF 5 ऑप्शन दिए हैं, नहीं 6 ऑप्शन हैं, पढ़ लेते हैं बारी बारी। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, जो सबसे लोएस्ट होल है उसमें से पानी ग्रेटेस्ट फोर्स से बाहर आएगा। यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि उसके ऊपर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से पानी जो है एकदम से बाहर आएगा फोर्स के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज़ वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल्स कम आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, जो सबसे हाईएस्ट होल है ऊपर वाला उससे ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ पानी आएगा। जी नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज़ वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स के साथ पानी आएगा। दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज़ वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे नीचे वाला जो होल है उसका जो वाटर है, वाटरफॉल जब होगा उसमें से तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ई इज़ वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, हाई होल जो है, हाईएस्ट होल जो है उससे जो पानी है मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। एफ जो है वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल एट सेम डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो सही ऑप्शन क्या है? ए एंड डी, दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ए और डी देखिए कहाँ दिया हुआ है, 4th में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए एंड डी, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th का जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड टुडे इज लास्ट क्वेश्चन। वेट, यस, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक करेक्टर है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, याद होगा आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने वह हार्ट की वर्किंग पढ़ी थी कि कैसे कैसे हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि हमारी जो सर्कुलेशन होती है दैट इज़ क्लोज सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। हाँ, ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज़ क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हाई इट इज़ क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन वो समझ लेते हैं। देखिए, क्लोज्ड सर्कुलेशन क्यों है? बिकॉज हमारा जो ब्लड फ्लो करता है ना वो ओपनली फ्लो नहीं करता, डक्ट्स में फ्लो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में फ्लो कर रहा है। वो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऐसा ही हो रहा है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। चलिए, तो वाई इट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्कुलेशन? बिकॉज हमारा जो ब्लड है, ओके, तो वाई इट इज़ क्लोज्ड, ये क्लोज क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर हमारी वेसल्स में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स में फ्लो कर रहा है, ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, फ्रॉग है, उनमें जो ब्लड फ्लो करता है उनमें ओपन सर्कुलेशन होती है, उनमें जो है इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, वो ब्लड वेसल्स के बिना ही ब्लड फ्लो करता है, ओपनली फ्लो कर रहा है। बट हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स में, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेशन। इट इज़ कॉल्ड closed circulation, it is not open circulation. And why it is called double circulation? double circulation क्यों कहते हैं? एक बार हार्ट की वर्किंग समझाती हूँ आपको, उससे आपको समझ आएगा कि why it is called closed circulation. देखिए, डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं वो समझिए। क्लोज सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं ये समझ आ गया। क्लोज सर्कुलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड है प्रॉपरली क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इसके लिए आपको हार्ट की वर्किंग समझाती हूँ मैं। हार्ट में क्या होता है ना, एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ अगर इफ़ पॉसिबल। यस, आ गया। देखिए, हार्ट में क्या होता है, रफ डायग्राम बनाती हूँ, तो क्या ही बन गया, एक मिनट। एक रफ सा डायग्राम बना के फिर आपको समझाती हूँ। देखिए, जनरली आप इसी तरह का हार्ट बनाते आए हो, देखते आए हो, बट हमारे हार्ट की जो शेप होती है वो ऐसी नहीं होती, दैट इज़ फीस्ट शायद हमारी मुट्ठी की जितना हार्ट होता है और उसकी शेप एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो, इस तरह से हमारा हार्ट है, इसको आप 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दो। इसको हमने कर दिया 4 चैम्बर्स में डिवाइड। अब ये जो है दैट इज़ लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर साइड है उसको ऑरिकल कहते हैं, लोअर साइड इसको वेंट्रिकल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको समझा के आई हूँ। अभी जस्ट आपको ये समझा रही हूँ कि वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये क्या है, सॉरी, राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, है ना। अब क्या होगा, हमारा जो है
यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लंग्स बना देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ है हमारे लंग्स, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ट, यहाँ मैं बना देती हूँ बॉडी। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वर्किंग ऑफ हार्ट। अब क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट गोज टू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ आवर हार्ट। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, रेस्पिरेशन पढ़ा है ना आपने, इनहेल एक्सहेल करते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी और कैपिलरीज के थ्रू, सॉरी एल्विलाई के थ्रू, ये कहाँ आ जाएगी, हमारे लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगी। क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन, है ना। और लंग्स जो है हार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल में कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, नॉट आर्टरी। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड जो है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन है, बिकॉज पल्मोनरी वेन आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और आगे देखोगे पल्मोनरी आर्टरी जो होगी ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो ये एक एक्सेप्शन है। बट जनरली जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरीज में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। लंग्स से ब्लड आया और पल्मोनरी वेन उसको कैरी करके कहाँ ले जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस वॉल्व के थ्रू, यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स के थ्रू ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा अओर्टा में। अओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरीज ऑफ द, सबसे बड़ी आर्टरी है ये, और अओर्टा में चला जाएगा, और अओर्टा क्या करेगी, इस ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगी। इतना आपको समझ आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, हमारे हार्ट में गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ओटा से होता हुआ हमारे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नाउ कम हियर इन दिस साइड, राइट ऑरिकल में क्या हो रहा है, राइट ऑरिकल में क्या हो रहा है, अब ये जो हमारी बॉडी है ना, ये क्या करेगी, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अब हमारी बॉडी से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे राइट ऑरिकल में, ठीक है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे हार्ट के पास चली जाएगी, ठीक है। हार्ट में कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, इसको आर्टरी लेके जाएगी, ठीक है। किसको लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर वॉल्व के थ्रू होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से वीना केवा में जाएगा, और वीना केवा इसको क्या करेगी, वीना केवा में जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वीना केवा हमारे लंग्स में ले जाएगा, क्योंकि हमें इसे बाहर निकाला है ना अपनी बॉडी से, लंग्स में ले जाएगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन ले जाएगा, वीना केवा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट। हमारा हार्ट वर्क कैसा करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, हमारे लंग्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाएंगी लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड वॉल्व के थ्रू होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को अओर्टा में भेजेगा, और अओर्टा जो है सारे बॉडी पार्ट्स में इसको भेज देगा, ठीक है, जहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो यूज़ होगी, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है हमारे सेल्स में, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या करेगा, फिर से वापस आके हमारे हार्ट में जाएगा। अब हमारे हार्ट के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल इसको भेजेगी राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जो है वीना केवा के थ्रू इसको भेज देगा लंग्स में, और लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा, एक्सहेल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात आई कि वाई इट इज़ कॉल्ड
डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जो सर्कुलेशन हो रही है ना वो 2 बार हो रही है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर एक बार देखो हमारे हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, 2 बार ब्लड आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। 2 बार ब्लड की प्रोसेस, 2 बार ब्लड आ रहा है ना, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, क्योंकि 2 बार ब्लड आ रहा है इसमें। ओके, एक बार सर्कुलेशन, सॉरी, एक बार क्या हो रहा है, एक बार हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। देखिए इसमें 2 सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी, यहाँ पे इमेज में देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, अनदर इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें क्या हो रहा है, लंग्स से हार्ट में ब्लड जा रहा है, और हार्ट से जो ब्लड, देखो लंग्स से हार्ट में ब्लड गया और हार्ट से जो लंग्स में ब्लड गया, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो अपर सर्कुलेशन हो रही है लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एक सर्कुलेशन ये होगी हमारी। एक सर्कुलेशन में हमारा क्या हो रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट में जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये दो टाइप की सर्कुलेशन हो रही है हमारी बॉडी में। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स टू हार्ट होगी और हार्ट टू लंग्स होगी, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अनदर सर्कुलेशन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में हो रही है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डबल सर्कुलेशन क्यों हो रही है हमारी, कैसे हो रही है हमारी बॉडी में। एक बार लंग्स से हार्ट में ब्लड जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है। इसी अपर साइड वाले जो सर्कुलेशन है इसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो लोअर साइड वाली सर्कुलेशन है जिसमें हार्ट से ब्लड में, सॉरी, हार्ट से बॉडी में ब्लड जा रहा है, हमारी बॉडी से फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये वर्किंग दी हुई है हार्ट की हमारे की। ये देखिए लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट ब्लड गया हमारे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा लेके जाएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कहाँ लेके जाएगा, वेंट्रिकल। अच्छा, राइट एट्रियम भी बोलते हैं इसको, राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड होता हुआ कहाँ गया, हमारे लंग्स में चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन और वर्किंग क्या है हमारे हार्ट की। और ये जो रेड कलर है ना, इट इंडिकेट्स कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर इंडिकेट्स इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप आपको हार्ट की वर्किंग समझ आई होगी, डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्लोज सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, ये भी समझ आया होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हुए यहीं पे कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करेंगे डिस्कस लाइट। साइड वाइज हमारी जो ये मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ है ये भी कंटिन्यू रखेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा मॉक टेस्ट 3, इससे पहले आज और पहले वाला मिला के 2 मॉक टेस्ट हो गए हमारे, 3rd मॉक टेस्ट करेंगे नेक्स्ट हम। एंड ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिल जाएगी। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।